तो चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे, पहले तो पूरा लाइन बाय लाइन रीड करेंगे जैसे कि हम लोग की प्रीवियस वीडियो में हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, यहाँ बताया गया है कि जो ओशन बेल्ट है वो हमारी कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताई गई पहले तो, कि क्या क्या थ्योरीज हैं उसके बारे में बताया गया है। कि जैसे कि ये बताया गया है कि हमारा 29% जो वर्ल्ड मैप का पार्ट है वो सरफेस है अर्थ का, और उसके अलावा सब कुछ ओशन में है। पूरा जो बाकी जो बचा पोर्शन है 71% का वो ओशनिक वाटर है। और बताया गया है कि जो समय के साथ साथ जो कॉन्टिनेंट्स है और जो ओशन है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। और ऐसा कहाँ से आया? ऐसा आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। और ऐसा क्यों लगता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ऐसा इसलिए लगता है कि जब जो जोग्राफर्स थे उन्होंने जब हमारे मैप देखा, वर्ल्ड मैप देखा, तो उसमें ये पाया कि जो मैप है वो थोड़ा-सा जम्बल्ड पज़ल टाइप का है, यानी कि जो साउथ अफ्रीका का पार्ट है, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे इस तरीके से अलग हुआ है नॉर्थ अमेरिका से, जैसे लगता है वो इसी का पार्ट हो, कुछ इस तरीके से बना हुआ है वो। ऐसा लगता है कुछ इसी का पार्ट हो। तो वहाँ से ज्योग्राफर्स जो थे उनको लगा कि ये चीज़ हो, ऐसा लगता है हुआ है, साइंटिस्टों को ऐसा लगा। तो और ये जो चीज़ें हैं यूरोप और अफ्रीका में ज़्यादा थोड़ा-सा उनको ध्यान गया उनका। तो पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ का इसको ध्यान दिया और इसको कहा, पब्लिकली कहा, इनका नाम था अब्राहम ऑरेलियस, जो एक डच मैप मेकर थे। इन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो मैप है, ये पहले एक रहा हो। और उसके बाद में अल्फ्रेड वेगनर थे, जिन्होंने थ्योरी एक दी, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार उनका ये कहना था कि जो हमारी अर्थ है वो पहले पूरा एक था, यहाँ पे लैंड था और ये पूरा ओशन था। मतलब ये पूरे जितने भी आज आप कंटिनेंट्स देख रहे हो वो सब एक जुड़े हुए थे, और ये समय के साथ साथ डिवाइड हो गए। जैसे ऊपर का पोर्शन यूरोप और रशिया का चला गया, और नीचे इंडिया कुछ यहाँ के पोर्शन से कट के जुड़ गया, कुछ इस तरीके से। पहले तो पूरा एक था और समय के साथ साथ अलग हुआ। थोड़ा सा हम लोग फिगर एक बार देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, तो ये है फिगर। तो वैगनर साहब ने पहले ये कहा कुछ इस प्रकार से लैंड हमारे जुड़े हुए थे एक साथ। इसको कहा उन्होंने पेंजिया, कि जो लैंड पार्ट था उसको इन्होंने कहा पेंजिया, और जो ये जो हमारा ओशनिक पार्ट है इसको कहा पैंथेलासा। ये दो पार्ट को डिवाइड किया। उन्होंने कहा ये जो लैंड पार्ट है ये पेंजिया था, और ये सब कुछ हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। 200 मिलियन ईयर एगो। और ये समय के साथ साथ ये चीज़ें डिवाइड होना शुरू हुई, और हमारे जैसे, और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि ये जो है दो भाग में बटा हुआ था लैंड। एक नॉर्दर्न पार्ट था, एक साउदर्न पार्ट था डिवाइड होते हुए। और कुछ इस प्रकार से कि ये था हमारा स्टेज वन, और समय के साथ साथ ये आज फाइनल स्टेज पे है। और इसमें जो फिगर है उन्होंने दो भाग में बांटा था, नॉर्थ और साउथ। उस फिगर को भी एक बार आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो नॉर्थ का पार्ट है, इसे कहा लॉरेशिया, और ये जो साउथ का पार्ट है उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। और ये जो हमारा इंडिया है वो ये वाला पार्ट है। ये पार्ट समय के साथ साथ आके यहाँ पे जुड़ता है, और जब टकराता है तो यहाँ पे माउंटेन्स का निर्माण होता है, जिसे आज हम लोग हिमालयन बेल्ट के नाम पे, हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से कुछ डिवीजन हुआ हमारी बेल्ट्स का। इसी तरीके से कुछ समय के साथ साथ जो लैंड फॉर्म है वो चेंज हुई। आइए वापस चलते हैं एनसीईआरटी में। तो जैसा कि फिगर में आपने देखा वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहा गया, ओशन पार्ट को पेंथेलासा कहा गया। तो पेंथेलासा कहा गया, और ये सब कुछ हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। यही चीज़ लिखी हुई, और समय के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हुई, और दो लार्ज लैंड मास में हमारा जो पेंजिया है वो टूटता है समय के साथ, और उसे लॉरिशिया और गोंडवाना लैंड नाम दिया उन्होंने, वैगनर साहब ने। और उन्होंने बताया कि जो लॉरिशिया है वो नॉर्दर्न पार्ट है, और जो गोंडवाना लैंड है वो साउदर्न पार्ट है। और उन्होंने ये कहा कि उस समय वो लगातार टूट रहा है, स्मॉलर कॉन्टिनेंट में टूटता गया, आज भी इवन वो मतलब आगे बढ़ रहा है समय के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि लैंड जो है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो लैंड भी आगे बढ़ रही है इस चीज़ को। और उन्होंने इसके रूप में कुछ एविडेंस भी दिए। एविडेंस क्या क्या थे, आइए एविडेंस देखते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी कुछ एविडेंस है। पहला एविडेंस ये है कॉन्टिनेंट्स का मैच होना। जो कॉन्टिनेंट्स है वो मैच होते हैं आपस में, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई पजल हो, बिल्कुल एक दूसरे से मैच होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट है वो मैच होते हैं। आप ये देखिए कि ये जो पार्ट है ऐसा लगता है यहाँ पे कभी ये पार्ट जुड़ा हुआ था। अगर आप इसको इस पार्ट को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये यहाँ का। उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट है ऐसा लगता है कभी यहाँ पे जुड़ा हुआ था। आप इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट यहाँ पे पूरा जुड़ा हुआ था, ये समय के साथ साथ बदला है। और उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट है ये कभी यहाँ पे जुड़ा हुआ था, और ये कुछ एक बिल्कुल सेम था, ये जुड़ा हुआ था आपस में पूरा। और ये यहाँ का पार्ट है पूरा पजल की तरह जुड़ा हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है जैसे कोई पजल है। और इसी को एक सबूत के तौर पर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट है बिल्कुल चिक्स ऑफ फिट की तरह है, पजल की तरह है। और ये चीज़ हकीकत कब बनी उसके बारे में कहा गया है कि ये पहली बार कंप्यूटर एक प्रोग्रामर थे जिनका नाम था बुलर्ड। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, इन्होंने वास्तविक तौर पर कंप्यूटर पे पूरा मैप को आपस में जोड़ के दिखाया कि ये देखिए पूरा जो मैप है आपस में जुड़ता है। तो ये एक समय पर पूरा एक ही था, और इन्होंने पूरी तरीके से फिट करके कंप्यूटर में कंप्यूटराइज फॉर्म में दिखाया अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए। और ये बताया कि ये चीज़ पहले पहले था और आज के समय बदल गया है। तो उन्होंने इसका सबूत भी दे दिया कि देखिए कंप्यूटर पे भी ऐसा हो रहा है। अब दूसरी चीज़, दूसरा उन्होंने प्रूफ क्या दिया, उन्होंने दूसरा प्रूफ दिया कि जो रॉक्स हैं वो सेम एज की हैं ओशन के पास। तो भाई कहाँ की रॉक सेम एज की हैं और कौन सी रॉक की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी रॉक की बात हो रही। जो रॉक फॉर्मेशन है अलग अलग कंटिनेंट का, जैसे उन्होंने कहा कि जो ब्राज़ील का कोस्ट है और जो वेस्ट अफ्रीका का कोस्ट है, इन दोनों जगह की रॉक्स बिल्कुल सेम हैं। आइए बताते हैं, आप मैप पे देखिए। ये देखिए मैप पे, क्योंकि ज्योग्राफी जो है बिना विजुअलाइजेशन के समझ नहीं आएगी, इसलिए मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा ये जो कोस्टल रॉक है यहाँ की और ये जो कोस्टल रॉक है यहाँ की, इन दोनों जगह की रॉक का टाइम फ्रेम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर हैं इस रॉक में, इतनी रॉक में। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक समय पे जुड़े हुए थे। उन्होंने इस चीज़ का प्रूफ दिया इस तरीके से। आइए वापस चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो टिलेट्स हैं जो सेडिमेंट रॉक है वहाँ की, ग्लेशियर के फॉर्म की, जो गोंडवाना सिस्टम की जो रॉक्स हैं वो भी बिल्कुल से। यहाँ बात की गई है थर्ड प्रूफ, जो कि टिलाइट के बारे में। टिलाइट क्या है? एक्चुअल में क्या हुआ था, एक समय पे पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, जैसे पैंजिया का, या पूरा वर्ल्ड एक समय पे पूरा आइस एज था। आइस एज के समय ये उन्होंने ये बताया कि आइस एज के समय जो पूरा जो पैंजिया का हिस्सा था, वहाँ पे जो अंदर के रॉक्स थे, यानी कि जो बेस रॉक्स थे, वो दबे रह गए। ग्लेशियर तो समय के साथ साथ पिघलता चला गया, और समय के साथ साथ पैंजिया डिवाइड होता चला गया, जैसे जैसे हम लोग ने स्टेज देखा। और तो क्या हुआ, जो डिवाइड होता चला गया, तो जो आइस एज था वो तो ख़त्म हो गया, बट जो सेडिमेंट रॉक थी उसके नीचे की जो रॉक थी, सपोज करिए ये कि एक लैंड है, इसके ऊपर पूरा ग्लेशियर जमा है, तो समय के साथ साथ पिघल जाएगा, बट ये जो लैंड है नीचे की, यहाँ के जो रॉक है अंदर, इसके अंदर, ये वहीं रहेगा। इसी बात को कहा जा रहा है कि जो टीलाइट्स हैं, जो सेडिमेंट रॉक हैं, वो अलग अलग जगह पे गोंडवाना लैंड के, जैसे इंडिया के अंदर जो टीलाइट पाते हैं, जो गोंडवाना सिस्टम का जैसे इंडिया है, इसे बताया कि उन्होंने बताया ना 2 पार्ट में बटा हुआ है, उसी चीज़ को कहा कि जो गोंडवाना लैंड का जो इंडिया है, इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं, सेडिमेंट रॉक पाए जाते हैं, वो अलग अलग जगह और मतलब 6 डिफरेंट लैंड मार्क पे और जगह ये पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे ही जो रॉक्स हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, एंड आइलैंड में पाए जाते हैं, मदागास्कर में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये सब एक समय पे जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ के जो रॉक्स हैं वो भी सेम है। तो एक रॉक का प्रूफ उन्होंने दिया। तो देखिएगा 2 प्रूफ 3 प्रूफ अब दे दिए हैं वो। पहला प्रूफ क्या था? पहला प्रूफ था कि एक पजल की तरह दिखता है, दूसरा था ये रॉक्स हैं, और दूसरा थर्ड इन्होंने कहा कि जो सेडिमेंट रॉक हैं, जहाँ की अंदर की जो रॉक है वो भी सेम है। बाहर की रॉक भी सेम है, अंदर की रॉक भी सेम। अब फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा प्लेसर डिपॉजिट सेम है। ये क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट होता है जो मिनरल जो होते हैं, जो ऊपर आ जाते हैं, उनको कहा गया। जैसे जो प्लेसर डिपॉजिट हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी मिनरल्स हैं, वो जो मिनरल्स ऊपर आ जाते हैं, उनको कहा गया कि जो डिपॉजिट्स हैं घाना कोस्ट पे, उनका जो सोर्स रॉक है
वो वहाँ पे नहीं है। सोर्स रॉक मीन्स सपोज करिए ये घाना कोस्ट है, हमारा साउथ अफ्रीका वाला पार्ट। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स पाए जा रहे हैं, मिनरल्स पाए जा रहे हैं कोस्ट पे, सपोज करिए यहाँ पे मिनरल्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे मिनरल्स पाए गए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो मिनरल्स है, इसके अंदर नीचे भी कुछ होना नहीं चाहिए ना कि मतलब इसके नीचे एक सोर्स होना चाहिए कि कहाँ से आए हैं। इसका सोर्स मिसिंग है। ये मिनरल्स ऊपर तैर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भगवान आके ऊपर से बारिश करके चले जाएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो इसका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए कि यहाँ पे मिनरल्स का कैसे आए, नीचे अंडरग्राउंड में भी कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये देखा गया है कि इसकी जो वीन्स है, इसका जो सोर्स है, वो वीन्स है ब्राज़ील में। इसका जो ब्राज़ील के अंदर जो वीन्स है उस पे इसका सोर्स है। यानी कि एक समय में जिस पार्ट की हम लोग अभी बात कर रहे थे, इस पार्ट की हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो सोर्स, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, इसका सोर्स यहाँ पे है। यानी कि ये हिस्सा जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कई सारी सुरंगें वीन्स बनी हुई हैं और यहाँ पे मिनरल्स जाने की संभावना है। यहाँ से मिनरल्स आया है और तभी यहाँ के ऊपर हिस्से में पाया जाता है और अंदर इसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ ऊपर ही हिस्से में। समय के साथ साथ हो सकता है नीचे रहा हो, ऊपर आ गया हो वेदरिंग के कारण, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट उसका कोई भी सोर्स नहीं है। सोर्स यहाँ पे है। इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ किया। और क्या कहा, और उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हर जगह जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, हर जगह प्लांट्स और एनिमल अलग अलग पाए जाते हैं, बट अलग अलग वेदर भी है हर जगह का, अलग अलग पाए भी जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि जो लैमूर्स है, लैमूर्स एक जानवर होता है, उसकी फ़ोटो भी दिखाएंगे। वो जो है इंडिया, मदागास्कर, अफ्रीका, ये तीनों जगह पाया जाता है और इस एरिया को लेमोरिया भी कहा जाता है। और ये तीनों जगह लैंडमार्क में पाया जाता है। वेदर अलग अलग है तो भी एक आइडेंटिकल जो एनिमल है वो सेम है। तो उसका उन्होंने ये एक निकाला, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये देखिए, जब आप ये देखिए, जब हर जगह का लैंडमार्क अलग है, हर जगह आपका वेदर अलग है, जब वेदर अलग है तो जो जानवर है अलग अलग कैसे पाए जा रहे हैं। इसका ये उन्होंने तात्पर्य निकाला कि एक समय पे सारी जुड़े हुए थे और हर जगह ये जानवर पाए जाते थे। जैसे लेमूर्स है, वो यहाँ पे गोंडवाना लैंड में कई जगह पाए जाते हैं। इस तरीके से निकाला कि भले ही आज की डेट में देखिए वेदर सब जगह का अलग है, तीनों जगह का वेदर अलग है, बट फिर भी ये जो एनिमल है ये तो सेम है। तो उन्होंने इसी तरीके से प्रूफ निकाला कि एक समय पे ये पूरा एरिया एक ही था, इसीलिए ये पाए जाते हैं। और एक एग्जांपल उन्होंने दिया मेगासॉरस। ये मेगासॉरस क्या है, ये डायनासोर के मतलब एक स्पीशीज है डायनासोर की, मेगासॉरस। इसको उन्होंने कहा कि जो मेगासॉरस है, इसके जो स्केलेटन है वो दो जगह पाए जाते हैं, एक साउथर्न के प्रोविंस साउथ अफ्रीका में और दूसरा ब्राज़ील में। तो उनका ये कहना था ये दो जगह ही क्यों पाए जाते हैं, जबकि इतना डिफरेंस है, इतना बड़ा ओशन है बीच में, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये दोनों जगह कैसे पहुँचे। तो इसका ये अर्थ है कि ये एक समय पे एक ही था, इस वजह से दोनों जगह उनके स्केलेटन पहुँचे। ये तो हो गए इनके प्रूफ। अब वैगनर साहब ने तो अपने प्रूफ दे दिया कि ऐसी ऐसी बात है भाई, आगे क्या हुआ। आगे अब वैगनर साहब से पूछा गया कि जो आपने इतनी बड़ी प्रूफ दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसका फोर्स क्या है, ये सब हुआ कैसे, इसका भी तो थोड़ा सा बताइए हमें। तो उन्होंने कहा कि ये किसके कारण हुआ, ये पोल फ्लिंग फोर्स के कारण हुआ और टाइडल फोर्स के कारण हुआ। अब ये पोल फ्लिंग फोर्स क्या है, उन्होंने कहा कि जो रोटेशन होता है अर्थ से, उससे जो फोर्स लगता है, और क्योंकि अर्थ पूरी परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, हम भी जानते हैं अर्थ जो है, हम लोग जानते हैं कि ये जियोइड शेप में है। इसको हम लोगों ने पहले जानकारी इकट्ठा की है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो उन्होंने कहा जैसे अर्थ घूमती है, जैसे अर्थ समय के साथ साथ घूमती है, तो एक जो फोर्स है वो इंटरनली भी लगता है। जो इंटरनली लगता है उसी से ब्रेक डाउन हुआ है, सारे पेंजिया और पेंथिलासा टूटे और समय के साथ साथ सारे कॉन्टिनेंट्स बने। उन्होंने और दूसरा उन्होंने कहा कि एक फोर्स नहीं, यहाँ पे दो फोर्स लगे हैं। और सेकेंड जो फोर्स है वो है टाइडल फोर्स, जो समुद्र में टाइडें उठती हैं हमारे ओशन में। और वो टाइडें कैसे उठती हैं, जब जो मून है, मून जो परिक्रमा लगाता है हमारे अर्थ की, उसके अट्रैक्शन के कारण, उसकी जो ग्रेविटी है, उसका जो अट्रैक्शन है ग्रेविटी का, उससे जो हमारे समुद्र में लहरें उठती हैं तेजी तेजी से, उससे जो है, जो हमारी कंटिनेंट्स हैं वो अलग अलग भाग में बट गए। उन्होंने ये दो प्रूफ दिए, बट बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज़ से एग्री नहीं करते थे। तो ये तो फिर समय के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलर इन चीज़ों से एग्री नहीं करते थे। उसके बाद कई सारी थ्योरीज और आई, जैसे कि अब जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो आई पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें बताया गया
कि ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, बाकी और कौन-सी थ्योरीज़ हैं? उन्होंने बताया कि बहुत सारी जो नोट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी जितने भी प्रूफ हम लोगों ने लिए हैं, वो कॉन्टिनेंट से लिए हैं। अभी तक हम लोग ओशन में तो घुसे ही नहीं हैं, ओशन की बात ही नहीं हुई है, ओशन में डुबकी ही नहीं लगाई अभी तक। हो सकता है ओशन के अंदर प्रूफ मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्टिनेंट से कवर किए। जैसे जितने भी कॉन्टिनेंट्स के अभी हम लोगों ने नाम लिए, डिपॉज़िट बताया, ये सब कुछ तो उन्होंने बताया कि ये सब तो कॉन्टिनेंट्स के, अब ओशन की बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब ये जब जो एरा था वो जब खत्म हुआ, तो उसके बाद कई सारे नए जियोग्राफर और लिटरेचर जो है उसको लोगों ने अपने हिसाब से बनाया। और उन्होंने ये कहा कि जी ओशन फ्लोर की मैपिंग जो है वो एक नई दिशा दे सकती है इसके ऊपर, अगर हम लोग उसके ऊपर स्टडी करें तो। तो पहला बात, पहली जो थ्योरी थी वो थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा कि ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, उन्होंने कहा यहाँ पे जो है वो तो लावा है, और लावा से जो निकल रहा है जैसे भाप टाइप का निकलता है, यहाँ पे तो पूरा लावा है। मेंटल से जो लावा निकलता है यहाँ से, वो करंट वो करंट फॉर्म में बताया कि क्योंकि हमारे कोर के पास ये पूरा यहाँ पे मैग्मा है, ये मैग्मा से जो है करंट निकलती है। करंट है एक तरीके की एनर्जी, एक तरीके की भाप निकलती है, और ये जो करंट है वो ऐसे यहाँ से राउंड होती है और फिर वापस चली जाती है। तो इससे जो है लैंड पे जो हमारे क्रस्टर पार्ट है, और यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर पे ये करंट वर्क करती है। ये जो पार्ट है ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर पे ये करंट ऐसे वर्क करती है, इससे हमारे लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, और लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, इसके जो मूवमेंट है वो लैंड के स्तर पे होती है, उनका ये कहना था। और उन्होंने ये बताया क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, इसी वजह से लैंड मूवमेंट करते हैं, उन्होंने ये कहा सीधा-सीधा। तो आर्थर होम्स साहब ने ये चीज़ कही, 1930 का दशक था, उस समय उन्होंने इस थ्योरी को दिया। उन्होंने कहा क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है ज़मीन के नीचे, इसके कारण ये इसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है, और ये जो है ये करंट मूव करते हैं, इसी कारण यहाँ पे लैंड की मूवमेंट देखने को मिली। और ये चीज़ें पूरे कॉन्टिनेंट्स पे, एंटायर मेंटल पोर्शन पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जो दूसरी थ्योरी थी, वो कौन-सी थी? दूसरी थ्योरी थी मैपिंग ऑफ ओशन फ्लो। उन्होंने कहा क्योंकि ओशन, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ़ हम लोग ऊपर-ऊपर से ही पढ़े हैं, जितनी भी ये चीज़ें बताई हैं। ओशन के अंदर गए नहीं, ज़मीन के अंदर की बातें हम लोगों ने की नहीं, अभी तक सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की बात की है। तो उन्होंने कहा कि ओशन के अंदर बहुत बड़ी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे कि आप लैंड में देखते हो कि पहाड़ हैं, वोल्केनोज़ हैं, वो चीज़ ओशन में भी है। इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि ओशन का फ्लोर जो है वो सेम नहीं है। बहुत सारे रिलीफ हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस चीज़ को उन्होंने बताया, और ये बताया कि जो माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, ये जो चीज़ें अर्थ में होती हैं उससे कई बढ़ की चीज़ें यहाँ पे ओशन के अंदर भी होती हैं। कॉन्टिनेंट्स मार्जिन है, इस चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब बात हुई ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ओशन के फ्लोर के बारे में स्टडी की बात उठी। ओशन फ्लोर के अंदर क्या-क्या होता है? तो आइए इस फिगर से एक समझते हैं। जो ओशन, जो कॉन्टिनेंट और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ओशन फ्लोर का जो डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, हम डिटेल जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। फिर भी एक मोटा-मोटी तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इसमें बताया गया कि 3 भाग में डिवीज़न होता है हमारे डेप्थ का, जो हमारे ओशन के अंदर है। और ये डिवीज़न कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और मिड ओशन रीजेस, ये 3 डिवीज़न होता है। तो एक फिगर देख लेते हैं। जो तो ओशन फ्लोर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। तो पहला पढ़ लेते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन वो मार्जिन है जहाँ से कॉन्टिनेंट और शोर का जो एरिया है वो शुरू होता है। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शोर्स और डीप सी बेसिन का एरिया होता है। ये कौन-सा एरिया होता है? ये हमारा लैंड है, और यहाँ से जो है कॉन्टिनेंट, ये जो है कॉन्टिनेंट का एरिया है पूरा। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ पे कहा गया है जहाँ से कॉन्टिनेंट जो होता है खत्म होता है, और जो ओशन का वाटर है वो शुरू होता है। वो जैसे सपोज करिए यहाँ से हमारा लैंड शुरू हुआ, ये हमारा इसके पीछे लैंड था, और यहाँ से हमारा ओशन शुरू हुआ। तो ये जो मार्जिन है ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, उसी बात को बताया गया।
इसके बाद इसके अंदर ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस आती हैं। इसके बारे में इन तीनों चीज़ों को एक बार फिगर पे देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। ये देखिए यहाँ पे ये शेल्फ है, ये जो निकला है, और ये जो स्लोप है ये पूरा एक स्लोप है, आप देख रहे हैं गट्ठा स्लोप टाइप का। ये जो है एक प्लेन है, एबिसल प्लेन। इसी के अंदर हिल्स, यहाँ पे अंदर हिल आती है, ये सी माउंट आता है, और बड़े बड़े और भी चीज़ें जो हमारे ओशन के अंदर होती हैं, इस फिगर से आप लोग देख सकते हैं। और ये ट्रेंचेस बड़े बड़े होते हैं, वॉल्केनो भी ओशन के अंदर होते हैं। बट इन तीन चीज़ की बात की थी, इन तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं इस फिगर पे। और अब कहा गया है कि ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन, तीन भाग में बांटा था ना। दूसरा है एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन क्या है? ये जो प्लेन है, ये एबिसल प्लेन है, ये जो प्लेन एरिया है हमारा। के बाद आती है एबिसल प्लेन, उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिजेस के बीच में आती है। यानी जो मिड ओशन पहाड़ थे, कॉन्टिनेंटल पहाड़ थे, उसके बीच में आती है। अब मिड ओशन रिजेस क्या होते हैं? मिड ओशन रिजेस होते हैं, वो एक एरिया होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है। एक माउंटेन सिस्टम होता है पूरा का पूरा ओशन के अंदर। सबसे लंबा माउंटेन सिस्टम, माउंटेन चेन जो होती है, उसे कहा गया है मिड ओशनिक रिजेस, जो दो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच होती है। दो कॉन्टिनेंट, अगर ये दो कॉन्टिनेंट आपस में ओशन के बिल्कुल बीचों बीच होगी, यहाँ पे मिड ओशन रिजेस होगी। यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंट वन है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट टू है, इस तरीके से होगा। तो जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं कुछ इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं इस फिगर को। यहाँ नीचे से ये जो लावा है, ये लावा नीचे से उठता है, और यहाँ पे जब लावा ऊपर आता है तो पानी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से लावा टूट के एक रॉक फॉर्म बनाता है, और रॉक फॉर्म बनाता है, और ये पहाड़ के फॉर्म में इस तरीके से बनती जाती हैं और फैलती जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है ओशन के अंदर, ओशन बेंड के अंदर हमारी ये चीज़ें होती हैं। ये लावा इस तरीके से, मैग्मा जो होता है ये इस तरीके से आता है ऊपर, और ये लावा फॉर्मेट में जैसे कि हमारे अर्थ में होता है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में ओशन के अंदर भी होता है। एक वॉल्केनो टाइप के पहाड़ बना देते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं अंदर। और हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बाकी जैसे बनते जाते हैं तो नीचे क्या होता है, उसके आगे का प्रोसेस भी हम लोग आपको बताएंगे। एक थोड़ा 3D स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एक तरीके की पिक्चर है, ये एक फोटो देख सकते हैं आप, जिस जो ओशन के अंदर से ली हुई फोटो है। कुछ प्रकार से पहाड़ बने हुए होते हैं अंदर, या फोटोज देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। तो आइए चलते हैं वापस अपनी एनसीईआरटी रीजस तक। तो हम लोगों ने पढ़ा और समझा, इसके बारे में ये बताया गया है कि इंटरकनेक्टेड चेन होती है एक माउंटेन की, जो ओशन के अंदर पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया, ओशन के बीच में पाई जाती है। शुरुआत में तो ओशन में स्लोप पाया जाता है, फिर डेप्थ, फिर ट्रेंचेस पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मिड ओशन रिजेस, यानी मिड ओशन। मिड मतलब क्या है? मिड ओशन मतलब ओशन के बिल्कुल बीचों बीच। रिजेस मीन्स पहाड़, एक पहाड़ टाइप की जो स्ट्रक्चर है, माउंटेन स्ट्रक्चर है, उसको पाया जाता है। तो अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।